क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा। 2016 में दिल्ली के विज्ञान भवन से हुई थी। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य है दिल्ली के युवाओं को इतना सशक्त बनाना, देश के युवाओं को इतना सशक्त बनाना जिससे वो नौकरी खोजने की जगह नौकरी दे सके। आज से ठीक 3 महीने बाद स्टार्टअप इंडिया के 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 2016 तक भारत में लगभग 500 स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हैं। सोचिए 504 से ये संख्या अब 50,000 हो चुकी है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की एक रिपोर्ट के अनुसार 14 जुलाई 2021 तक देश में 52,391 नए स्टार्टअप्स शुरू हुए, जिनसे 5,70,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। नए स्टार्टअप्स में 53 अब यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब जिनका बाजार मूल्य 1,40,000 करोड़ रुपए हो चुका है। यूनिकॉर्न का मतलब एक ऐसा स्टार्टअप से है जिसका बाजार मूल्य कम से कम $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए हो। आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है और हमें हमारे देश के नौजवानों पे भरोसा होना चाहिए। हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है। हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में और मैंने लाल किले पर से बोला, वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से, रोजगार देंगे कैसे, और सब कुछ बाबू ही। साथियों, नए भारत का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक समय था जब हमें लगता था कि जो कुछ भी विदेशी है वही बेहतर है। इस साइकोलॉजी का परिणाम क्या हुआ, आप जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भली बात ही समझते हैं। हमारे अपने ब्रांड भी जो हमने सालों की मेहनत के बाद खड़े किए थे, उनको विदेशी नामों से ही प्रचारित किया जाता था। आज स्थिति तेजी से बदल रही है। आज देशवासियों की भावना भारत में बने प्रोडक्ट्स के साथ है। कंपनी भारतीय हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आज हर भारतीय भारत में बने प्रोडक्ट्स को अपनाना चाहता है, यानी देश मन बना चुका है। अब उद्योग जगत को इस मन के मुताबिक अपनी नीति बनानी है, रणनीति बनानी। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ते हुए ये आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा एक फैक्टर है जिस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये है भारतवासियों का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास को हम हर सेक्टर में देख रहे हैं। अभी हाल ही आपने ओलंपिक्स के मैदान में इसे अनुभव किया है। आज भारत के युवा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश पंड्या। ऑब्जेक्शन क्लब पे स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री के बारे में। किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए दोस्तों, उसकी हिस्ट्री होती है। दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग यानी MLM के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं या आप सर्च कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, हिस्ट्री ऑफ MLM, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा और पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा कि जिसमें आप जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई थी, नेटवर्क मार्केटिंग का जन्मदाता कौन है तथा दुनिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी थी। दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री
नेटवर्क मार्केटिंग आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1886 से शुरू हो चुका था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉड्यूल 1940 में आया। DR कार्ल रहमनबर्ग को नेटवर्क मार्केटिंग का जनक कहा जाता है। एवान दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। यह कंपनी 1886 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके संस्थापक डेविड मॉकनेल थे। वे पहले घर घर जाकर लोगों को किताब बेचा करते थे, फिर धीरे धीरे परफ्यूम बेचने लगे और एवान कंपनी नाम बदलकर कैलिफोर्निया परफ्यूम रख दिया। हालांकि बाद में फिर से उसे एवान कर दिया गया था। मैकोनेल ने बाद में और भी प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरे और यह कंपनी खूब चली। इसी से प्रेरित होकर और भी कंपनियां आई जो घर घर जाकर लोगों को सामान पहुंचाने लगी, यानी डायरेक्ट सेलिंग होने लगा। इसी को देखते हुए अमेरिका ने 1910 ईस्वी में DSA डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन लागू कर दिया कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का पहली संस्था थी। यह उन सभी कंपनियों को मैनेज करता था जो सीधे रूप से ग्राहकों तक सामान बिक्री करते थे। दोस्तों DR कार्ल रहमानबर्ग को नेटवर्क मार्केटिंग का जनक कहा जाता है, तो चलिए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। रहमानबर्ग का जन्म सन 1887 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था और वे सन 1915 से लेकर 1927 तक चीन में रहे। उन्होंने वहां पर एक चीज देखा कि चीन के लोग अपने सेहत और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए तरह तरह के आहार पूर्वक पदार्थ का सेवन करते थे और वे जब अमेरिका आए तो उन्होंने देखा कि अमेरिका के लोग अपने सेहत के प्रति कोई ध्यान नहीं देते थे, कोई न्यूट्रिशन युक्त पदार्थ लेते हैं। इसी को देखते हुए रहमनबर्ग ने सन 1935 ईस्वी में अमेरिका में कैलिफोर्निया विटामिन नाम की एक कंपनी खोली और न्यूट्रिशन युक्त पदार्थ बेचने लगी। उनका यह न्यूट्रिशन पदार्थ लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ और धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। जब बिजनेस अच्छा चलने लगा तो रहमनबर्ग ने सोचा कि कंपनी का नाम थोड़ा ब्रांडेड होने चाहिए, जिससे कि उन्होंने कैलिफोर्निया विटामिन का नाम बदलकर न्यूट्रीलाइट कर दिया और धीरे धीरे यह कंपनी खूब चलने लगी। उनके प्रोडक्ट बिकने का दो कारण था। पहला तो उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी और दूसरी उनके पास बहुत डायरेक्ट सेलर थे जो उनके प्रोडक्ट सीधे ग्राहकों तक पहुंचाते थे। नेटवर्क मार्केटिंग प्लान का आविष्कार। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्लान। नेटवर्क मार्केटिंग की प्लान जो है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो थी पहले उसके जो ये प्लान आया दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का आविष्कार। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्लान। जब नेट्रोलाइट कंपनी के प्रोडक्ट अधिक मात्रा में सेल होने लगे और इनका एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बन गया तो रहमनबर्ग के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों न कस्टमर को ही अपना सेलर बनाना चाहिए और उनकी सेल पर कुछ कमीशन दिया जाए। इस तरह उन्होंने सन 1940 ईस्वी में नेटवर्क मार्केटिंग प्लान का आविष्कार किया और जिसमें मैं अपने कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया और उनके सेल्स पर कमीशन देने लगे। पहले उन्होंने 2 लेवल तक का कमीशन रखा, यानी उनके कुल बिक्री पर 2% कमीशन मिलेगा। यह प्लान लोगों को अच्छी लगी और न्यूट्रीलाइट कंपनी के साथ जुड़ने लगे और कंपनी दिनों दिन ग्रोथ होने लगी, क्योंकि उस समय अपने कस्टमर को कंपनी का सेलर बनाकर कमीशन देने वाली यह पहली कंपनी थी और उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से उनके प्रोडक्ट भी बहुत तेजी से सेल होने लगे। इस तरह रहमनबर्ग ने एक नया प्लान का आविष्कार किया और सफलता हासिल की। एमवे की संस्थापक। हिस्ट्री ऑफ एमवे कंपनी। एमवे कंपनी की स्थापना सन 1959 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक 2 व्यक्ति रिचर्ड डेवास और जे एवान एंडेल थे। ये दोनों पहले न्यूट्रीलाइट कंपनी में डायरेक्ट सेलर थे। उन्होंने सन 1949 ईस्वी में न्यूट्रीलाइट कंपनी को ज्वाइन किए थे, लेकिन धीरे धीरे न्यूट्रीलाइट कंपनी फिर से ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जाने लगा, जिससे उन्होंने न्यूट्रीलाइट कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान को समझ चुके थे कि इस प्लान के साथ अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और दोनों ने मिलकर द अमेरिकन वे नाम से एक नया कंपनी खोल ली, जिसे हम एमवे के नाम से जानते हैं। एमवे आज दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। एमवे ने सन 1972 ईस्वी में न्यूट्रीलाइट का कुछ भाग खरीद लिया था और 1994 आते आते पूरी तरफ न्यूट्रीलाइट कंपनी को खरीद लिया। यह कंपनी शुरुआत के होम केयर प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरी थी और आज इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एमवे की सफलता से इंस्पायर होकर बाद में बहुत सारी कंपनियां आई और नई नई कंपनियां आती जा रही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान पर काम कर रही है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास। भारत में से पहले सन 1996 में स्वीडन की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई थी।
90 दशक में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भारत में आई थी, लेकिन सब सफल नहीं हो सकी। एमवे भारत में सन 1998 में आई थी। तब उस समय भारत के लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन एमवे के आने से धीरे धीरे जानने लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और इससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उस एमए में ज्वाइन होने पर एक किट मिलती थी जिसकी कीमत लगभग 45 होती थी। इस किट होम केयर प्रोडक्ट होते थे। इसकी किट के अंदर होम केयर के सारे सामान होते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में बदनामी का दौर। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रोडक्ट महंगे होते हैं, जिसकी वजह से लोग इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसको देखते हुए कुछ ऐसी कंपनियां आई जो बिना प्रोडक्ट के नेटवर्क मार्केटिंग में उतरी और मनी सर्कुलेशन के रूप में बिजनेस करने लगी। कोई प्रोडक्ट न होने की वजह से बहुत सारे लोग इस तरह की कंपनियों में ज्वाइन होने लगे, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये कंपनियां अपना पॉन्जी स्कीम चला रही है और मनी सर्कुलेशन से बिजनेस चला रही है। मनी सर्कुलेशन का मतलब होता है कि लोगों का पैसा लोगों में ही बांट देना। कुछ दिन चलने के बाद ये कंपनियां लोगों को पैसा लेकर भाग गई, जैसे शारदा स्कीम और स्पीक एशिया। ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई जो पॉन्जी स्कीम चलाई और लोगों का पैसा लेकर भाग गई, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर से लोगों का भरोसा टूटने लगा और लोग इसमें सफल न हो पाने की वजह से लोग इसे बदनाम करने लगे। IDFA के संस्थापक, फाउंडेशन ऑफ IDFA। बहुत सारा फ्रॉड होने की वजह से लोगों के पर से नेटवर्क मार्केटिंग का भरोसा टूटने लगा, जिसको देखते हुए सभी कंपनियों ने मिलकर एक भारत में संस्था बनाई, जिसे IDFA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कहा जाता है। यह उन सभी कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी करता है जो भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रही है। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। जो कंपनियां इसके नियम को फॉलो नहीं करती वही IDFA अंतर्गत आती है। हाल में ही IDFA ने 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसकी बहुत सारी कंपनियां फॉलो नहीं करती थी, जिसकी वजह से उन्हें IDFA से सस्पेंड कर दिया गया, यानी निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक लीगल बिजनेस है जो अब सरकार की निगरानी में भी है। हाल ही भारतीय सरकार ने दिसंबर 2021 में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक गाइडलाइन बनाया और जो कंपनियां इसे फॉलो नहीं करेगी उन्हें सस्पेंड कर दिए जाएंगे। दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी एवान और जब मैदान में उतरते हैं तो उनमें मन में वो हिचक नहीं होती। मेहनत करना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, वे नतीजे लाना चाहते हैं। यस, वी बिलोंग टू दिस। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।